अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं आपका भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत बहादुर, जी 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 कार्यालय यादव चौराहा ये रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश जी जी से जो है हूँ, और नाम हमारा जीत बहादुर है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया में आ रहे हैं, बहुत सारे आम जनता की जो आवाज़ है उससे आ रहा है, और कई संगठन ऐसे हैं जिनसे आवाज़ आ रहा है कि ईवीएम जिस देश ने बनाया आज उसको उपयोग नहीं कर रहा है। हमारे भारत देश में बराबर ईवीएम का उपयोग हो रहा है, जिससे कुछ लोगों के अंदर वहम है इस चीज़ का, कुछ चुनावी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी है। तो उसके लिए आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के ईवीएम को, कि ये जो चुनाव हो रहा है तो ये बैलेट पेपर से क्या ठीक रहेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि संगठन भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन अराजनैतिक है, लेकिन मुद्दों को उठाने के लिए, हर क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए बातचीत कर सकता है। जी जी। रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम आप इसको देख लीजिए कि जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, जहाँ पे इसकी स्थापना हुई, जहाँ पे ईवीएम बना, वहाँ पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन जहाँ पर इसकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई, कोई स्थापना नहीं हुई, वहाँ पर इसको कायदे से जो है खूब चलाया जा रहा है। आप इसी चुनाव में देख लीजिए, अभी जो आपके 5 राज्यों में चुनाव हुआ, राजस्थान, हरियाणा पर जो है मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में चुनाव हुए, कितनी बड़ी धांधली हुई। आज से 2 साल पहले जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इस उत्तर प्रदेश में भी यही जो है मुद्दा उठा था कि ईवीएम को लेकर के कितना जो है सरकार को जो है लोगों का शोषण किया गया, जनता का शोषण किया गया। इस शोषण के चलते जो है कभी कभी किसान संगठन के भी मुद्दे उठाने, लेकिन अब खुल करके जो है अगर जरूरत पड़ी देश के अंदर तो हम समस्त किसान संगठनों को लेकर के जो है ईवीएम के पक्ष में विरोध प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद निर्वाचन आयोग जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो भी कोर्ट को भी हम लेके जाएंगे, लेकर के इस मुद्दे को जाएंगे। और हमारे साथ में इसीलिए आज ये जो प्रेस वार्ता की है, इस प्रेस वार्ता के बाद जो है इस 4-5 दिन के बाद मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान संगठन हैं उन सभी किसान संगठनों को अवगत करा करके और संगठनों की बैठक उनको बुला करके मैं आंदोलन करने की तैयारी करूंगा। अगर ईवीएम इस बार ईवीएम से चुनाव होगा तो फिर मैं आंदोलन के लिए जरूर निकलूंगा, और ईवीएम से चुनाव ना करके अब बैलेट पेपर पे चुनाव हो, क्योंकि बहुत धांधली हो चुकी है और बहुत से चुनाव में धांधली हो चुकी है। इससे जनता जो है परेशान है, आम जनमानस परेशान है, हमारा किसान भाई परेशान है, हमारा मजदूर भाई परेशान है, और बेरोजगार आदमी, हर आदमी इससे जो है परेशान हो रहा है। जिसका एक वोट देने वाला व्यक्ति राजा होता है, उस राजा, जनता राजा होती है, उसका भी जो है आप भी समझ लीजिए कि इस तरीके से जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में गठन करके जो है कई संगठनों का गठन करके हम आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या अपील करेंगे चुनाव आयोग से, क्या कहना चाहिए? चुनाव आयोग से हम यही कहेंगे, चुनाव आयोग को हम ज्ञापन देंगे, कई संगठनों को मिला करके एक लेटर पे जो है दे करके निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देंगे। उसके बाद जो है राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देंगे, और जो है अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति तक भी हम जाएंगे, और उस निर्वाचन आयोग के मेन अधिकारियों से को मिल करके जो इसका मुख्य निर्वाचन धारक है उनके पास पहुंच करके भी मैं ज्ञापन दूंगा, जो कई संगठनों के माध्यम से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत बहादुर यादव जी ने अभी समाज का चौथा स्तंभ मीडिया के समक्ष अपने बात रखी कि जहां पर ईवीएम का निर्माण हुआ उन्होंने तो बहिष्कार कर दिया, लेकिन ये केंद्र सरकार की कौन सी मजबूरी है कि ईवीएम को अपने गले में लटकाए हुए माला की पिरोकर घूमने का प्रयास कर रही, जबकि विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल की नहीं, विपक्षी दल जो राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी जैसे लोग, बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग, और यहाँ का जनमानस पटल जिसको लोकतंत्र कहा जाता है,
और आजाद भारत में लोकतंत्र की पूजा की जाती है, उस लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जिनको हम ही ने नियुक्त किया है, वो लोकतंत्र की हत्या करके अगर ईवीएम इस देश में लाते हैं, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत बहादुर जी ने कहा कि 5 तारीख के बाद जितने किसान यूनियन हैं, जनवादी सोच के लोग हैं, जो लोकतंत्र की हत्या ना हो उसको बचाना चाहते हैं, उनकी हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद ठोस निर्णय लेंगे और जो ईवीएम है इससे चुनाव ना हो, इस परिप्रेक्ष्य में माननीय राज्यपाल महोदया से मिलेंगे, निर्वाचन आयोग से मिलेंगे, और अगर निर्वाचन आयोग ईवीएम को संपूर्ण बंद नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरने की तो बात छोड़ दीजिए, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए और सत्ता फलित किसान यूनियन जनवादी संगठन के लोग अपनी शहादत भी दे देंगे, लेकिन ईवीएम 2024 में चालू नहीं होने देंगे। जी बहुत बहुत ये जो आपने सवाल का जवाब दिया है वो लोकतंत्र के मायने में बहुत ही भूमिका निभाने वाला आपने जवाब दिया है कि ये जो लोकतंत्र है खतरे में है। अगर ये ईवीएम लगातार चलता रहा तो ये किसान संगठनों के जो पुराने बड़े बड़े किसान नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, इनको एक अनुभवी है, इतना अनुभव है कि जो देश ने निर्माण किया है ईवीएम का, आज वो उसका यूज नहीं ले रही है, यूज नहीं कर रही है। हमारे देश में बराबर ईवीएम का यूज हो रहा है, जिससे लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। एक चीज और मैं कहना जी दादा, और क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। लोकतंत्र में जो सरकार हम लोगों ने बनाई थी, जी लोग लुभावने जो सपने दिखाए थे कि सोने की चिड़िया बना देंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए दे देंगे, हम तो छलावा में आ गए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि 5 किलो राशन तो आपने दे दिया इस बात के लिए कि हमको खाने के लिए दिया है कि बाजारों में विक्रय करने के लिए दिया है। जिला को कम से कम राज्य सरकार अध्ययन करे कि जो सड़ा हुआ चावल आप दे रहे हो ना, वो विभिन्न बाजारों में बेचा जा रहा है, इसलिए बेचा जा रहा है कि किसान उसको खाना नहीं सकता, हालात को खिलाना पड़ेगा, जानवरों को खिलाना पड़ेगा, इसलिए बाजारों में विक्रय हो रहा है। अरे विधायिका की तो आपने हत्या कर दी, कार्यपालिका की हत्या कर दी, और बताएं भाई साहब एक काम इन्होंने बेहतर कर दिया है। जैसे जैसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहरीकरण हो रहा है, नित नए भूमाफिया पैदा हो रहे हैं, अभी नाम मेरा और गांव तेरा, राजस्व भूमि किसानों की भूमि पर कब्जा हो रहा है। अरे अगर वास्तव में लोकतंत्र के पुजारी हो तो इस सवाल पे तो कम से कम आवाज उठा के दिखाइए। नारी की लज्जा लुटती सत्ता के गलियारों में। आप गोंडा केजरीवाल के सांसद हैं, उनको तो देख लीजिए, अगर तुम्हारा लहू सफेद नहीं हो गया है, अगर लोकतंत्र के रक्षक हो तो कम से कम ये जो संसद भवन में लोगों की सदस्यता समाप्त करने की बात कर रहे हो, इस सवाल पे तो बात करो। आप भूख के सवाल पे बात नहीं करना चाहते और नारी उत्पीड़न के सवाल पे बात नहीं करना चाहते, राजस्व भूमि के सवाल पे बात नहीं करना चाहते। वो कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ये भी हम लागू करना ही चाहते? इससे साफ आपने प्रमाण पत्र घोषित कर दिया है। इसीलिए तो आपने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने हुकूमत किया और 50 साल तक हम हुकूमत करेंगे, इसलिए कि आपको ईवीएम पे नाज हो गया है, दम्भ हो गया है कि ईवीएम के बल पर 50 साल तक हुकूमत करेंगे। अगर आदरणीय मोदी जी ये कहते कि लोकतंत्र के हम रक्षक हैं, जब तक हिंदुस्तान की जनता हम पे भरोसा करेगी,
जब तक हमको जिताती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान की सुरक्षा में अपने सर को कटा देंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, जन विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन आपने तो एक घमंड का पर्याय बन गए। आपने कहा 50 साल तक हुकूमत करेंगे। एक बार कहता है हमने 750 तक इस्लाम ने हुकूमत किया। छत्री वर्ग कहते मैंने 250 साल तक हुकूमत किया। कांग्रेस के कहते 70 साल तक हुकूमत किया और आपने 50 साल की घोषणा कर दी। हमें तो शर्म आती है माननीय मोदी जी आपके ऊपर। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहना। हम तो सड़कों पर उतरने वाले हैं अपने युवा साथी जीत बहादुर यादव के साथ। हम तन मन धन से इंकलाब का नारा लगाएंगे। लखनऊ की सड़कों पर अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्ह पर चलने वाले हैं। लेकिन अमर शहीद भगत सिंह को नहीं भूले, चंद्रशेखर आजाद को नहीं भूले, अशफाकुल्लाह को नहीं भूले, अब्दुल हमीद को नहीं बोले। इंकलाब का नारा बुलंद करना जानते हैं, अपना लहू बहाना जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कहना नहीं चाहेगा। मैं तो ललकारता हूँ अपने छोटे भाई को। आपने साहस किया है ईवीएम के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए। भारतीय मजदूर किसान संगठन सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं को, उनके सेनानियों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप आगे चले, हम लोग एक हाथ में डंडा लेंगे, दूसरे हाथ में झंडा लेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए या तो ईवीएम बैंड होगा या तो अपनी शहादत देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। करो लोकतंत्र खतरे में, बहुत कर ली तुमने तानाशाही। ऐसा आप लोगों ने देखा। कितने किसान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बहुत आक्रोश जताया ईवीएम को लेकर के, और ईवीएम बैन करने के लिए सवाल ही नहीं बल्कि सड़कों पे उतरने का आज उन्होंने ये बयान दे दिया कि आने वाले समय में अगर ईवीएम बैन नहीं होता तो हम लोग सवाल खड़ा कर देंगे कि ये लोकतंत्र की हत्या है। साथियों, और आइए अब बात करेंगे हम। डॉक्टर मलखान सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कुछ क्या कहना है, क्योंकि कई संगठन लगातार देख रहे हैं आप यहाँ पर, कई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथियों प्रदेश अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए, कई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिए हैं। और उस मुद्दे को माननीय जो है निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय सबसे ये अपील कर रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। आइए डॉक्टर मलखान से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आप इस जो ईवीएम का मुद्दा है? पहले तो मैं अपना परिचय दूं। जी, परिचय आप दे दीजिए। मैं डॉक्टर मलखान सिंह जो है एक राजनीतिक संगठन है किसान सेना निर्दल, राजनीतिक नहीं राजनीतिक। अभी जितने भी किसान यूनियन हैं उनकी सीमाएं क्या हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की सीमाएं हैं कि वो अराजनीतिक ही रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी सीमाएं हैं, क्योंकि वो कोई राजनीतिक पहलू पर नहीं लड़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, जब राजनीति हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो उसे बोलने का तो हक ही है। इस आधार पर हमने सारी यूनियनें हैं जो इंडिया में, उनका कोऑर्डिनेशन करके एक किसान सेना बनाई है, जिसमें बहुत सारी किसान यूनियन हैं, मजदूर यूनियन हैं, बेरोजगार यूनियन हैं, महिला यूनियन हैं। वो सारे उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक अध्यक्ष मंडल होता है जिसको प्रेसिडियम बोलते हैं, और प्रेसिडियम का प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट मैं हूं। माने उनका कोऑर्डिनेशन सारे मजदूर, किसान और मजदूरों के जितने भी संगठन हैं जिन्हें अराजनीतिक कहना चाहिए और राजनीतिक भी, उनकी कोऑर्डिनेशन का जो प्रेसिडियम है उनका मैं मतलब प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट। जी जी। तो इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे अपने लश्कर को लेकर के, सारी किसान सेना को लेकर के, और इस महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल पर जनता के आवाज को हम बुलंद करने के लिए, जनता के मंसूबों को पूरा करने के लिए हम जमीन पर उतरे, धरती पर उतरे। जी जी सर। सवाल मैं ये रखना चाहता हूं कि ये सवाल क्यों खड़ा हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यहाँ के लोकतंत्र के फाउंडर हैं,
जिन्होंने कहा था हिंदुस्तान में अगर समता लाने के लिए रक्त रंजित खून की लड़ाई अगर हमको रोकना है तो संविधान ही एक रास्ता है। संविधान में अगर बराबर के हक दे दिए जाए, लोगों को अपनी सरकार बनाने का हक दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये खूनी लड़ाई जो है रुक जाएगी। तो बाबा साहब का इस हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को न केवल हिंदुस्तान, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस जो है कंसेप्ट को, इस सिद्धांत को न स्वीकार करता हो। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा था 26 नवंबर को संविधान सभा को संविधान सौंपते समय उन्होंने कहा था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को कि संविधान आज कल लागू होगा, लेकिन इस देश में क्या होगा जहां एक व्यक्ति को एक वोट का राजनीतिक अधिकार तो मिल गया, राजनीतिक समानता तो हासिल हो गई, लेकिन आर्थिक विषमता की यहां बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, सामाजिक विषमता की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं। और जब तक ये सामाजिक और आर्थिक समता नहीं लाई जाएगी, ये राजनीतिक समता ये कभी नहीं हासिल की जा सकती है, और ये जो है केवल एक जो है कल्पना की चीज रह जाएगी। इसीलिए आगे आने वाली पीढ़ी को उन्होंने कहा था, आओ इस सामाजिक और आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करें, और वो है चुनावी पद्धति। उन्होंने कहा था कि चुनाव अगर ईमानदारी से होंगे तो बहुत जल्दी ही हम उस सपने को साकार कर लेंगे जो इस संविधान का सपना है। इस संविधान का सपना क्या है? समता, स्वतंत्रता, भाईचारा। लेकिन वो नहीं मौजूद हुआ। आज समता नहीं है, आर्थिक विषमता है। कोई प्रिविलेज क्लास, मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मजात विशेष अधिकारों से सुविधा प्राप्त है। आज उन्हें सुविधाएं हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कितना भी दलित वर्ग का व्यक्ति वेद वेदांग का विद्वान क्यों ना हो, वेद में कितना भी जानता हो, क्या उसे उपदेश देने का, क्या उसे मंदिर में पूजा करने का या मंदिर का ट्रस्टी होने का अधिकार है? नहीं है। यह सामाजिक विषमता के कारण है। अंबेडकर नहीं चाहते थे। अंबेडकर चाहते थे अगर विद्वान है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम का क्यों ना हो। तो ये जो सामाजिक विषमता है, इसके लिए नौजवानों को लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई दूसरी है राजनीतिक विषमता, आर्थिक विषमता। और आगे सवाल है हमारा। हाँ, नहीं अभी पूरा ये तो आप बोलते रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आप नहीं, ये बुनियादी सवाल है कि ये सवाल जानने वाले लोग हों, इसके लिए 0 और 1, इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। टेक्निकल आदमी जानता हो, ये बाइनरी सिस्टम पर ही पूरा क्या नाम है, कंप्यूटर सिस्टम और पूरा डिजिटल ऑपरेशन जो है हो रहा है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के वो सिस्टम है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं डॉक्टरेट हूं साइंस से ही, इसीलिए मैं इसको थोड़ा संकेत करना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल हैकिंग संभव है, बिल्कुल हैकिंग संभव है। जब एक पैगासस, इजराइल का पैगासस हमारे फोन के डाटा और मोदी जी के पास पहुंच जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लैट्रिन में क्या कर रहा है, उसने क्या फोटो डलवाई है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है भाई जी। तो बहुत खुली बात है। अभी हाल में ही एक दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक, अमेरिका में रहने वाले सैम पित्रोदा का नाम सुना होगा, और भारत की डिजिटल इंडिया के क्रांति पैदा करने, राजीव गांधी के समय डिजिटल इंडिया लॉन्च करने वाले वही व्यक्ति थे, और ये राहुल गांधी के इस समय सलाहकार भी हैं। वो आए थे, उन्होंने बताया कि मैं बहुत जल्दी ही दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों को, सॉफ्टवेयर को मिला करके और इंटरनेशनल जो है मैं क्या नाम है पत्रकारों के बीच में वार्तालाप करूंगा कि ईवीएम 100% गलत है और ईवीएम हैक की जा सकती है। इसके साथ ही साथ अभी हाल में, अभी 2 दिन पहले
भूषण जो है, जो बहुत अच्छे वकील हैं, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक इंजीनियर को बुलवाया और उन्होंने हैक करके दिखाया, जो अभी आप लोग जो है वायरल हो रहा होगा, उसने हैक करके बताया। और जब ये हैक कब से होने लगा ये भी बता दूं, 2014 के पहले इसमें बीपीटी मशीन नहीं होती, बीपीटी जो है मशीन नहीं हो लगा करती थी। और ये आपके समझाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए कि साहब आप जहां वोट डाल रहे हैं आपको दिखाई देता है कि आपको उनका वोट वहीं जा रहा है। यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर लगा होता है, चिप लगी होती है, और जहां सॉफ्टवेयर है वही जो है क्या नाम है, बाहर से हैकिंग, बाहर से मैनिपुलेटिंग संभव। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये कि अगर इसकी जगह जो ये सवाल खड़ा हुआ है और लोगों के अंदर ये, क्योंकि बार बार जो है ये मुद्दा उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए ये संगठन जब सड़कों पर उतर रहा है, इसके लिए बैलेट पेपर के अलावा जी जी कोई विकल्प नहीं है। बैलेट पेपर आदमी अपने सामने मोहर लगाता है और डब्बे में डालता है, और डालने वाले वोटर को विश्वास हो जाता है कि मैंने जिसको वोट दिया है उसी को मेरा वोट पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संभव नहीं है, इसमें डाला जा रहा है कहीं और कहा जा रहा है कोई गारंटी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है डॉक्टर मलखान जी ने बताया कि ईवीएम से हैकिंग संभव है, ईवीएम से हैकिंग संभव है, और वो बैलेट पेपर 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं चूंकि मेरे साथ में समता सैनिक दल के मतलब प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, और हम लोग जिस कारवा को लेकर इंडिया में जा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1924 में जो समता सैनिक दल बनाया था, और उस समता कैसे लाई जाए उसका एक कहने का मतलब मिलिट्री हिस्सा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके आप प्रदेशीय अध्यक्ष हैं। और कोई भी क्रांति मिलिट्री और मिलेशिया के बगैर नहीं पूरी होती। मिलेशिया का मतलब है जनता से लड़ाकू लोग तैयार किए जाए, वो मिलेशिया कहलाती है। जितनी भी क्रांतियां हुई है विश्व की, वो मिलेशिया और मिलिट्री के बगैर संभव नहीं होती है। तो ये जो मिलिट्री तैयार की थी, जिनके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमांडर भी बहुत सारे आपके साथ हैं, अभी बताएंगे कि हम लोग समता को लाने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि जगह जगह नौजवान जो बर्बाद किए जा रहे हैं उनको जो है समता सैनिक दल में जोड़ें, और हम लोग किसान मजदूर तमाम जो मेहनत कशों के आंदोलन है उनके जरिए राजनीतिक क्रांति के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो है मलखान जी ने बताया कि ईवीएम में हैकिंग संभव है, ये जो है ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर। क्या किसान संगठन और समता सैनिक दल तो मतलब है कि ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ये आज ईवीएम का जो मुद्दा बन के खड़ा हो गया, जिसके कई राष्ट्रीय अध्यक्षों का बयान आया कि ईवीएम बैन होना चाहिए, नहीं हम लोग आंदोलन करेंगे। तो अब इसको लेकर के हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष पी सिंह बहुत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, आप समस्त साथियों का, मीडिया बंधुओं का, बहनों का। हमारे साथ में उपस्थित थे समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश कैडर, जिन्होंने अभी डॉक्टर मलखान सिंह ने ईवीएम पर अपनी बात को रखा, स्पष्ट किया बिल्कुल। जी सर, समता सैनिक दल की ओर से भी। जी सर, जी क्योंकि सर, आप समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश के कैडर हैं। जी सर। साथ ही साथ जो आज यहाँ आपने सवाल किया है कि हम किसान यूनियन के मंच पर है। जी सर, देखो, किसानों और मजदूरों की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के प्रथम संघर्ष से की है। उनके जीवन का प्रथम संघर्ष ही मजदूरों और किसानों का है। तो हम किसानों और मजदूरों के लिए बेसिकली ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित भारत की पहली संवैधानिक सेना है। इस संवैधानिक सेना का मतलब है, इसका जो कार्य है ये है कि हम समाज में काम करने वाले समस्त साथियों, समस्त संगठनों, समस्त संस्थाओं को, जो भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत में महापुरुष जो हुए हैं, जिन्होंने देश के लोगों के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समता बंधुता के लिए काम किया है, उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना समता सैनिक दल का परम कर्तव्य है। आज के दौर में 2024 आने वाला है,
जो समाज, जो देश की जनता जूझ रही है, जो परेशान हो रही है, वो जूझ इसलिए रही है कि भारत की जो सरकार है, जो सत्ता प्रणाली है, वो बिल्कुल भी जनता के हित में काम नहीं कर रही है। तमाम संगठन है, संस्थाएं हैं, इसलिए हम सब लोगों ने ये तय किया है, जीत बहादुर जी हैं जो भारतीय मजदूर किसान सेना के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और तमाम साथी हमारे कैडर हैं, और उधर से हमारे किसान यूनियन के लोग हैं। तमाम संगठन हम एक साथ एक मंच पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई अकेले हम कोई भी नहीं लड़ पाएंगे। जब तक हम अकेले अकेले रहेंगे, अकेले अकेले मुद्दों को लेकर के चलेंगे, तो कोई भी मुद्दा हमारा स्पष्ट नहीं होगा। तो हम सब लोगों की ये बैठक निश्चित की गई है कि हम तमाम संगठन, चाहे वो किसानों के संगठन हो, चाहे वो अन्य सामाजिक संस्थाओं के संगठन हो, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा के संगठन हो, बुद्ध जी की विचारधारा के संगठन हो, सरदार भगत सिंह जी की विचारधारा के संगठन हो, सब संगठनों ने जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा और तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब एक मंच पर दिखाई देंगे और एक साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। समता सैनिक दल का कर्तव्य है इस मंच को, इस सुरक्षा को, इस एकता को सुरक्षित रखने का काम करना और अपने विचारों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों के साथ सम्मिलित करके उनके विचारों पर चलने का काम करना। जी सर। जी, तो क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे कि आवाज ये आई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई संगठनों के यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने ये बैन करने की सवाल खड़ा किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल वाजिब है और निश्चित है। यदि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो लोकतंत्र, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, अभी हमारे कैडर महोदय जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि 1949 में 26 नवंबर 1949 में जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा था, स्पष्ट ये कहा था कि संविधान किसी भी देश का चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाली सत्ता और सरकार निष्पक्ष नहीं है, अच्छी नहीं है, तो वो संविधान गलत सिद्ध हो जाएगा। और किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी लचीला और कमजोर क्यों ना हो, यदि उस संविधान को चलाने वाली सत्ता और सरकार अच्छी है, निष्पक्ष है, तो संविधान उतना ही मजबूत सिद्ध होगा। यह सिद्ध हो चुका है। इसी उत्तर प्रदेश में एक बहुजन समाज की सरकार भी चली है और जिसने एक नहीं चार बार सत्ता को हासिल किया। उसी सत्ता ने, उसी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन ला करके खड़ा किया और उसी परिवर्तन की बदौलत आज चाहे वो किसानों के मंच हो, चाहे मजदूरों के मंच हो, चाहे वो बहुजन समाज के मंच हो, चाहे अम्बेडकरवादी मंच हो, जो दहाड़ते हैं, जो चिल्लाने का काम करते हैं, वो उसी सत्ता का, उसी लोकतांत्रिक शक्ति का सही प्रयोग करने का नतीजा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस शासन में संविधान को लागू किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो ईवीएम है, ईवीएम पे सवाल करना, बहुत लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक है। ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। ये ईवीएम का मुद्दा राजनीतिक नहीं है। ईवीएम का मुद्दा लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। संवैधानिक शक्ति का अधिकार प्रयोग करना, लोकतांत्रिक शक्ति का उसका अधिकार का प्रयोग करना समस्त देशवासियों का अपना मौलिक अधिकार है। हम अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अंगूठे की शक्ति दी है, वोट डालने का अधिकार दिया है। उस अंगूठे की शक्ति का छलावा किया जा रहा है, हमको लूटा जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमें धोखा दे करके ईवीएम जैसी मशीन के द्वारा हमारी शक्ति का प्रयोग करके वो अपने पक्ष में ले लेते हैं और साधारण जो सीधे साधे लोग हैं उनकी वोटों का, मत के अधिकार को अपने पक्ष में लेकर के इस देश की जनता पर जुर्म और जाति करने का काम कर रहे हैं। इसलिए समता सैनिक दल का भी दायित्व बनता है, उसका भी ये पूरा दायित्व बनता है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इस ईवीएम को हटाने की लड़ाई में सम्मिलित रहेंगे। ये लोकतंत्र तभी बच पाएगा जब हम ईवीएम जैसी छलावा मशीन को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान सभा में संविधान प्रस्तुत किया, उस समय जब पहले चुनाव हुआ था वो बैलेट पेपर से हुआ था। तो जब वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, आज बैलेट पेपर की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस करते, आज ईवीएम क्यों लेकर के आ गए। और फिर बार बार ये बात आती है कि जिन विकसित कंट्री ने, जिन विकसित देशों ने ईवीएम जैसी मशीन को बनाया, उन्होंने आज तक अपने चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान है, अभी का मैंने
यूट्यूब पर देखा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो शिक्षित लोग हैं, जो विकसित लोग हैं, वो ईवीएम का प्रयोग नहीं बल्कि वो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कहते हैं कि जो ईमानदारी का चुनाव है, जो विकसित देश है, वो ईवीएम का नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं, तो वो अपने देश में ईवीएम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, बैलेट पेपर का प्रयोग क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये सीधा सीधा छलावा है। साथियों, आपने हमसे सवाल किए, स्पष्ट करते हैं इन बातों को और गहराई से लेके जाते हैं कि अभी अभी आपने देखा है सामाजिक मुद्दों पर प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, जो लगभग 100 दिन पूरे हो गए, उसको 100 दिन नहीं बल्कि उसको 6 महीने लगभग पूरे हो गए धरने को चलाते हुए। और धरने का मुद्दा क्या है? धरने का मुद्दा ये है कि जो प्रोफेसर, जो टीचर, जो सामाजिक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति भारत देश का लोकतंत्र की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो अपने हक अधिकारों की बात करेगा, जो समाज को जगाने का काम करेगा, उसको आप उसके पद से हटा देंगे, उसको आप निरस्त कर देंगे, उसको विश्वविद्यालय से निकाल देंगे। ऐसे ही हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी है, जिन्होंने बाबा साहब के विचारधारों को समाज में फैलाने का काम, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के विचारों का काम, जिन्होंने बहुजन महापुरुषों के विचारों को समाज में जन जन तक पहुंचाने का काम करने का काम किया है। क्या उन्होंने कौन सा लोकतांत्रिक काम किया है, कौन सा संवैधानिक काम किया है? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनको निष्कासित करने का काम किया है, निलंबित करने का काम किया है। ऐसी चीजों का हम घोर विरोध करते हैं, और विरोधी नहीं बल्कि इसके लिए आंदोलन होंगे। और सरकार प्रेरित कर रही है। मैं ये भी बता देता हूँ तमाम साथियों को जो संगठनों में काम करें, जो संगठनों के संचालक है, कि सरकार इस समय हम लोगों को प्रेरित कर रही है। ये प्रेरणा है, मैं तो इसको प्रेरणा समझता हूँ कि जैसे लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को निलंबित करना, बहन हमारी डॉक्टर रितु सिंह को निलंबित करना, उनको निष्कासित कर देना, ऐसे तमाम लोगों को निष्कासित करने का मतलब है कि जो ललई सिंह यादव जिस प्रकार से निलंबित किए गए थे, जी, जिस प्रकार से उनको निकाला गया था, जिस प्रकार से उनको हटाया गया था, वो एक क्रांति की ओर गए थे। आज क्रांति का दौर है साथियों, ये क्रांति चल रही है। वो लक्ष्मण यादव ही क्रांति करेंगे, और डॉक्टर रितु सिंह जैसे हजारों रितु सिंह आएगी, हजारों लक्ष्मण यादव आएंगे, एक साथ मिलकर हम इस लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और ऐसी मनुवादी सत्ता हो, सरकार हो या मनुवादी कोई भी व्यक्ति हो, उसको उखाड़कर फेंकने का काम ये किसान मंच और हमारे तमाम संगठन करने का काम करेंगे। नववर्ष 2024 मंगल कामनाओं, शुभकामनाओं के साथ आपको मैं बधाई देता हूं, और आने वाले 2024 में यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, निश्चित रूप से बचाएंगे, और मनोवादी सत्ता को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ईवीएम बंद करना चाहते, वास्तव में ईमानदारी से अगर ईवीएम को हटाना चाहते हैं तो हमें लोकतांत्रिक ढंग से सड़क पर उतरना पड़ेगा। ना ये हमारा क्या नाम है सीजीआई चंद्रचूड़ यद्यप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई मतलब सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के डिसीजन को भी आते ही पलट दिया था। इतना ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उनकी सीमा है। क्या सीमा है? कि 100 वोटों नहीं ले सकते हैं। जब जनता से सवाल उठेगा तभी वो अपने कॉग्निशन में ले सकते हैं। ये जुडिशरी में आप एप्लीकेशन लगाने नहीं जाएंगे, जुडिशरी में आप जाएंगे नहीं तो 100 वोटों नहीं ले सकती है। इसलिए मैं आपको सीमा बता दूं, अभी उन्होंने कहा था, आप याद कीजिए कि इस देश का मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूं जो मुख्य प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा कर सके, जो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सके। और एक यहाँ पर ऐसा आया था सेशन, आपने नाम सुना सेशन, आप लोगों को याद होगा। एक यहाँ चुनाव, तब से लोगों ने जाना कि चुनाव आयोग क्या होता है, तो वो चाहते थे कि यहाँ पर ये निष्पक्ष रहे, इसलिए उन्होंने एक निर्णय दिया था कि इसके गठन के लिए संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मतलब सरकारी संस्था नहीं है, आयोग नहीं है जिसको सरकार बनाती है, ये संवैधानिक संस्था है। इसलिए इसमें 3 लोगों के द्वारा इसका गठन हो। नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 विपक्षी सबसे जो केंद्रीय मतलब उस पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका व्यक्ति, और तीसरा सीजीआई। 3 लोगों की कमेटी नियुक्त करेगी, क्या नाम है उसकी, निर्वाचन क्या नाम है, चुनाव आयुक्त
लेकिन जब मोदी ने देखा कि अगर ये हो गया तो निर्वाचन आयोग फिर मेरे अपनी जेब के आदमी नहीं हो पाएंगे, फिर ईवीएम यही भी वही रहेगी, तब भी बदमाशी नहीं हो पाएगी। तो उसने क्या होशियारी की है अभी हाल में कि आपने अभी जो बीच में सदन बोला, ये जो विंटर सदन चल रहा था, इसमें 151 लोगों को जो भी बोलने वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया, और सिर्फ केवल अपना रह गए, बगैर किसी उसके एक कानून पास कर लिया कि सीबीआई को निकाला जाता है और उसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री के द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति होगा है, और तीसरा जो है विपक्षी होगा। इसका मतलब है कि 2 उसके आदमी हो गए, एक विपक्षी चिल्लाता रहेगा। तो अब जो है आज की इस कानून की नजर में चुनाव आयोग भी सरकार की जेब में जा चुका है। अब ये संवैधानिक संस्था नहीं रही, ये सरकारी संस्था बन गई है, और इसके लिए यद्यपि पिटीशन होना चाहिए, इसके लिए रिट दायर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और वो संवैधानिक रिव्यू का राइट है सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो रिव्यू राइट के तहत इसको असंवैधानिक करार कर सकता है इस कानून को, ऐसा यहाँ के संविधान में भी प्रावधान है।